शेखर एक जीवनी भाग 1 उषा और ईश्वर एपिसोड 15। शेखर ने फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, पैरों के नीचे लगी हुई लकड़ी की तख्ती तक जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था महावीर जैन। शेखर के मन में किसी भाव ने जागकर कहा, मूर्ति बिल्कुल नंगी है। वह नंगी थी। शेखर नहीं समझ सका कि कैसे उसकी विशाल भीमकाय प्रकांड नग्नता का चित्रण करते उसे गढ़ते समय मूर्तिकार का हाथ नहीं कांपा, उसकी कल्पना नहीं लज्जित हुई। नग्नता का सत्य की तरह नंगा उसके जगत में नहीं था, आने नहीं दिया गया था। उसके लिए नग्नता झूठी थी, भद्दी थी, अवांछनीय और अदर्शनीय थी। किंतु वह स्थिर अकंप दृष्टि से उसे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, मानो उसके मन में उस नग्नता को स्वीकार कर लिया। वह उसकी दृष्टि में अत्याज्य अस्वाभाविक सुंदर हो उठी। वह धीरे धीरे लौट पड़ा। शांति की मधुर शीतल सांस मानो उसके मन पर एक हल्का सा परिमल बिखेर गई। कुछ ही दिन बाद जब उसके पिता सारनाथ गए और बौद्ध विहार में ठहरे, तब वह अक्सर अवसर पाकर चोरी से निकला और एक बड़े पोखर के किनारे से होता हुआ सारनाथ के अजायब घर की ओर बढ़ता चला। पोखर में कुछ लोग सिंघाड़े बटोर रहे थे। किनारे या कीच में कुछ अधनंगे लड़के शोर मचा रहे थे। उनकी ओर उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। किसी समय जो दृश्य आह्लादमय आत्मविस्मृति में डुबो देता, वह आज उसके लिए देखने की वस्तु ही नहीं, क्योंकि वह अजायब घर की ओर जा रहा था। सारनाथ के अजायब घर को बहुत कम लोग देखने आते थे, और जिस समय शेखर वहां पहुंचा उस समय उसके बंद हो जाने का समय भी था। शेखर ने देखा, दरवाजे पर या चरखड़ी के पास कोई चपरासी नहीं था। वह चुपचाप चरखड़ी के नीचे से होकर भीतर हो लिया। दाईं ओर मूर्तियां पड़ी थीं। शेखर कुछ देर उन्हीं की ओर देखता घूमता रहा। फिर तारा की एक मूर्ति की चौड़ी पीठिका पर बैठ गया। एकाएक उसे लगा वहां एक अनभ्यस्त नीरवता छाई हुई है, इतनी अधिक कि वह ध्यान देकर सुनने लगा। कहीं कोई तनिक सा भी शब्द हो, पर नहीं, वह अखंड थी। वह जल्दी से उठा और बाहर की ओर गया। द्वार बंद था। अजायब घर के भीतर वह अकेला था। वह धीरे धीरे लौट आया, आकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। जब हम साथ चाहते हैं, ध्वनि चाहते हैं, तब नीरवता हमें खटकती है। हम उसे सुनते हैं और वह हमें बोलती हुई जान पड़ती है। उस शब्द से बोलती हुई जान पड़ती है जिसके लिए प्राचीन काल में किसी मनसत्वविद साहित्यकार ने साएं साएं करना वाक्य प्रयुक्त किया था। शेखर को यह नहीं जान पड़ता कि वहाँ की नीरवता साएं साएं कर रही है, उसे काटने को आ रही है। मैं रात भर बंद रहूँगा, भोजन नहीं मिलेगा, सो नहीं सकूँगा, पिता ढूंढते फिरेंगे। ये सब चिंताएं उसके मन में आई ही नहीं। एक भव्य सुंदर आनंदमय विह्वल शांति युक्त आत्मविस्मृत स्वीकृत में बैठा रह गया। अब कभी वह उस क्षण का चिंतन करता है तो सहम सा जाता है। इतनी व्यापक थी वह शांति, वह नीरवता, पर उस समय उसे कुछ भी विचित्र नहीं लगा। विचित्र लगा एक किवाड़ खुलने के शब्द द्वारा उस शांति का खंडन, एक शब्द जिसमें वह विश्वास ही ना रह सका। इतनी दूर चला गया था वह। विचित्र लगी उसके नाम की
पुकार शेखर, वह चौंक कर उठ बैठा और जल्दी से उस तारा की मूर्ति से परे हट गया। उसे यह असह्य जान पड़ा कि लोग यह भी जान पाएं कि वह कहाँ था, इतनी देर कहाँ रहा, क्या करता रहा। उसे लगा कि यदि लोग जान जाएंगे कि वह किस विशेष स्थान पर बैठा था तो वह लज्जा से डूब मरेगा। बुद्ध ने जिस स्थान पर बैठे बैठे दिव्य ज्ञान पाया था वह उसकी दृष्टि में वैसा ही पवित्र, संसार की दृष्टि में गोपनीय हो गया होगा। उससे पूछा गया कि वह कैसे वहां आया, क्या करता रहा, क्यों, कब, प्रश्न जो सदा पूछे जाते हैं, किंतु उसका उत्तर कुछ महत्व नहीं रखता, सिवाय इसके कि जैसे वे प्रश्न अनिवार्य होते हैं वैसे ही उनके उत्तर भी सदा एक रूप होते हैं। शेखर का लज्जित मौन ही उसका उत्तर था। जब वह अपने आप से कहता है कि उसमें विश्व शांति का, विश्वात्मा का एक अंश है, तब क्या वह झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है? उसके चारों ओर दुख है, दारिद्र्य है, पीड़ा, रोग, मृत्यु, सब कुछ है। देश विदेश के धर्म के ठेकेदारों ने अपनी कुल आविष्कार शक्ति को खर्च करके नरक में जिन बुरी से बुरी और भयंकर से भयंकर यातनाओं का सृजन किया है वे सभी संसार में, उसके संसार में मौजूद हैं और वह उन्हें स्वीकार नहीं करता, उनके विरुद्ध विद्रोह करता है, लड़ता है। किंतु क्या वह इसलिए नहीं कि उसकी आत्मा ऐसे किसी स्थान को देख या अनुभव कर सकती है जिसमें ये सब कुछ नहीं है, कि उसकी आत्मा एक पारलौकिक शांति की झलक पा चुकी है, इस नरक में रहकर भी एकात्म है, उस नरक से नहीं बल्कि उस विश्व शांति से। धोखा, एक धोखा क्या एक समुचित जीवन को, एक समुचे संग को अनुप्राणित कर सकता है? धोखे में क्या शक्ति हो सकती है? धोखे के लिए मर सकते हैं, किंतु क्या धोखे के लिए जिया भी जा सकता है? लोग कहते हैं विद्रोही के विचार संकुचित हैं, उसका मस्तिष्क कमजोर है, उसका हृदय टेढ़ा है। लोग यह भी कहते हैं कि उसके स्वप्न छूछे, आदर्शवादी, असंभव हैं। यह सब शायद ठीक है, लेकिन वह पतितों और असहायों को समानता की दृष्टि से देख सकता है। उसका हृदय गिरे हुओं को उठा सकता है, उसका मस्तिष्क एक समूचे राष्ट्र को चला सकता है और अपने स्वप्नों के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ लड़ सकता है, और उसके स्वप्न सच्चे भी हो जाते हैं। क्या वह अभी धोखा है? मैं अपने आप को एक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखता हूँ, जो केवल एक नीला निकर पहने हुए नंगे पैर घास पर भागा जा रहा है। बालक ने अपने कंधे पर बहुत से कमल लादे हुए हैं, कुछ खिले हुए, कुछ अध खिले, कुछ अभी बंद। जिस पथ पर वह चला जा रहा है वह चिनारों की वृक्ष में होता हुआ जाता है और खिले हुए पत्तों और चिनार के फूलों से प्रायः बिल्कुल ढका हुआ है। कहीं कहीं किसी अंधेरे और ठंडे कोने में रोएदार पत्तों वाली बिच्छू बूटी लग रही है, जिससे बालक डरता नहीं, क्योंकि वह उसका इलाज भी जानता है। यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ है, फिर भी मैं इसे ठीक स्थान पर नहीं रख पाता जीवन क्रम में। इसका कोना मुझे याद नहीं आता। बात अवश्य कश्मीर की है, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों स्मृति के पट पर इतने गहरे अक्षरों से लिखी है, विशेषतः जबकि इसका न कोई कारण याद आता है न कोई फल। शेखर के पिता की बदली एकाएक हो गई थी और वे एक दिन अपना कुछ फालतू सामान नीलाम करके दोस्तों से विदा लेकर सकुटुम्ब वहाँ पहुँच गए थे और झेलम के किनारे एक बंगला लेकर
वहाँ रहने लगे थे। महासमर के दिनों की बात है, जब महंगाई बहुत थी लेकिन मकान कोठियाँ सस्ती हो गई थीं। शेखर लगभग 6 वर्ष का था जब उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। वह जानता था कि उसके पिता पुस्तक लिखते हैं। एक दिन उसने पिता से पूछा था कि वह पन्ने पर पन्ने क्यों लिखते जाते हैं। तब उन्होंने बताया था कि वे एक पुस्तक लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि वे उसमें एक चित्र भी रखेंगे और यह भी कि एक प्रेस में कागज मशीन में डालकर घुमाए जाएंगे, जिससे एक पुस्तक की सैकड़ों हजारों पुस्तकें बन जाएंगी और प्रत्येक में वैसे ही चित्र होंगे। यह सब उसके लिए ऐसी अद्भुत बात थी कि उसने भी एक चित्र भरी पुस्तक लिखने का निश्चय किया था। लेकिन चित्र आए कहाँ से? पिता की सहायता वह मांगना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वे ईर्ष्यावश विघ्न न डालें। तभी सोचते सोचते यह विचार आया, फूला। उसने स्थान स्थान से फूल एकत्र किए। उसने स्थान स्थान से फूल एकत्र किए, उन्हें पुस्तकों में दबाकर सुखाया। अपने माली से उनके नाम पूछे। इस प्रकार सामग्री तैयार कर लेने के बाद उसने पुस्तक आरंभ करने की ठानी। पहली कठिनाई हुई कागज की। एक दिन जब पिता दफ्तर गए हुए थे, तब उसने उनकी चाबी चुराकर मेज का दराज खोला और उसमें से पिता के चिट्ठी लिखने के सबसे अच्छे कागज निकाले। कार्ड से मोटे, चिकने, चमकदार और कोने में लाल सरकारी चिन्ह शेरगढ़ी से विभूषित। शेखर ने देखा कि चित्रों के लिए सभी पुस्तकों में मोटा और चिकना कागज लगता है। 20 एक कागज लेकर शेखर ने अपनी बहन से उन्हें सिलवा लिया। बहन प्रत्येक आयोजन में उसकी सचिव और संगनी थी। यद्यपि कॉपी सीने की मजूरी में उसने 5 कागज स्वयं ले लिए। अब शेखर को अपनी पुस्तक की जिल्द की चिंता हुई और इसका जो हल उसने निकाला वह इतना साहसिक था कि उसने अपने धड़कते हुए हृदय को संभालकर पुस्तक की अलमारी में से सुनहरी चमड़े की जिल्द वाली बाइबिल निकाली। एक ही झटके में जिल्द को पुस्तक से अलग किया, पुस्तक को रसोई के पीछे कूड़े में ढेर में छिपाया और जिल्द के अंदर अपनी कॉपी रख ली। यह सब क्षण भर में हो गया। शाम को जब सब लोग लौटे, तब उसे एकांत में पाते ही उसकी बहन ने पहला प्रश्न किया, आज क्या किया? और शेखर की दोषी आत्मा ने उसे सब कह डाला। छिपाने का साहस उसने नहीं पाया। तब अपना रहस्य सुरक्षित रखने के लिए शेखर को दूसरे दिन की अपने हिस्से की मिठाई भी त्याग करना पड़ा और इस सौदे में उसने बहन से कॉपी भी जिल्द के अंदर सिलाकर फिट कर लिया। दूसरे दिन भाई और बहन पुस्तक लिखने बैठे। शेखर ने गोंद से प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग फूल चिपका दिए। बहन अपनी वानस्पति विज्ञान की पुस्तक लाई और शेखर उसे देखकर उसी ढंग से फूलों का वर्णन करने लगा। पहले फूलों के रंग रूप का वर्णन, फिर उनके उपयोग, फिर लेकिन यह क्या चीज़ है? बहन ने कहा, हमें नहीं मालूम, स्कूल में यह नहीं पढ़ाते, छोड़ जाते हैं। शेखर ने जाकर पिता से पूछा, हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट का मतलब है जहाँ कोई चीज़ रहे या पाई जाए। क्यों? कुछ नहीं, बहन ने पूछने को भेजा है, कहकर सकपकाया हुआ शेखर भाग गया। पीछे से पिता का स्वर आया, वह खुद क्यों नहीं पूछने आती?
शेखर ने लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर पाई। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। इसीलिए एक दिन जब उसके पिता विशेष प्रसन्न जान पड़ते थे, तब उसने जाकर अपनी पुस्तक उनके हाथ में रख दी, लेकिन तत्क्षण ही शर्मा कर वह भाग गया। केवल इतना ही देख पाया कि पिता की त्योरियां बदल गई। फिर उन्होंने पुस्तक खोली। कुछ ही मिनट में शर्म और डर का पर कुतूहल ने विजय पाई। पिता और माता की ठठाकर गूंजती हुई हंसी सुनकर वह लौट आया और देखने लगा। उसे देखते ही पिता की हंसी दुगनी हो उठी। उन्होंने कमर से पकड़कर उसे उठा लिया और बोले, इतना मैं बरसों से नहीं हंसा हूँगा। गजब की किताब है तुम्हारी। शेखर कुछ घबरा सा गया, क्योंकि उसे ठीक समझ नहीं आया कि यह प्रशंसा है या और कुछ। अपने जाने वह एकदम प्रशंसा का पात्र था, क्योंकि पुस्तक बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी गई है और चित्र कितने सुंदर हैं, और इनमें नाम लाल रंग से लिखे गए। फुसिया और आयरिस का भला इसे बढ़कर क्या वर्णन होगा। अंग्रेजी में लाइन है जो लिखा था, फुसिया वायलेट फ्लावर विथ 4 रेड स्मॉल लवर्स, very Kashmiri girls put in their hair. Nurse Jinnah puts in her ears to dance in the kitchen. Habitat Salmar Garden and चश्मा शाही। फुसिया छोटी लाल पत्तियों वाला बैंगनी रंग का फूल बहुत सुंदर कश्मीरी लड़कियां बालों में लगाती हैं। जिनिया आया कानों में पहनकर रसोई घर में नाचती है। पैदाइश शालामार बाग और चरमा शाही। आयरिस very beautiful small, some are blue, some red, some white. There is a yellow stick inside the flower. Habitat Mr. Chatterjee house near Gupkar. The best were in our house, but the flood took them away. आयरिस बड़े सुंदर कुछ नीले होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफ़ेद। फूल के अंदर एक पीली डंडी होती है। पैदाइश गुपकार के पास मिस्टर चटर्जी के घर में सबसे अच्छे हमारे घर में होते थे, पर बाढ़ में बह गए। लेकिन जाने क्यों वह किसी को भी हंसने लायक से अधिक पसंद नहीं आई। शेखर का जी बैठ गया और पिता के अनुग्रह भरे वाक्य, कुछ परवाह नहीं बेटा, अब की बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तकें मत खराब करना, से वह अधिक खिन्न ही हुआ। यूं उसके पहले साहित्यिक प्रयास का अंत हुआ, या यूं कहें कि अंत का आरंभ, क्योंकि असली अंत तो 2 वर्ष बाद तब हुआ जब उसे कूड़े खाने में दीमक और अन्य प्रकार के कीड़े खा गए। ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है। असल में देखा जाए तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ही अपनी कहानी है। पात्र चुन लिया उन्होंने शेखर नाम का। कह रहे हैं अपनी बचपना की कहानी और अपने जीवन की कहानी, तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए इसको पढ़ते हुए, कि किस तरह से उनकी साहित्यिक रुचि हुआ, किस तरह से उस पर पानी फिरा, किस तरह फिर लगातार वो अपने काम में लगे रहे, सारा जिक्र है। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वह देखता है, अरे
यह तो वह नहीं जो मैं बनाना चाहता था। वह मानो क्रियाशीलता का नारद है। उसे कहीं रुकना नहीं है, उसे सर्वत्र भड़काना है, उभारना है, जलाना है और कभी शांत नहीं होना है, कहीं रुकना नहीं है। शायद इसीलिए उसके पथ के आरंभ में ही विधि उसे रोक कर कहती है, देखो इस पथ पर मत जा, यह तेरे पैरों के लिए नहीं है। और यदि वह ढीठ होकर बढ़ा ही जाता है तो वह कहती है, अच्छा तो तू समझ अपना जिम्मा संभाल। और निर्मम अपने खाते में से, अपने पोष और रक्षणीय बच्चों की सूची में से उसका नाम काट देती है। शेखर ने कोई 6 मास बाद दूसरा प्रयास किया। अब की बार यह पद्य में था। एक बार बेचारा गद्य लिख रहा था, अब की पद्य लिखने को बैठा है 6 महीने बाद। बसंत के दिन थे। शेखर जम्मू में था। कश्मीर की सड़क भी बंद थी। धूप काफ़ी पड़ने लगी थी। फिर भी शेखर नंगे सिर और नंगे पैर बाहर फिर रहा था। कुछ ही देर बाद जब उसके पैर तप जाते थे तब वह उस कमरे में भाग आता था जहां कुछ ही देर में उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी। जो कुछ मिनट उसके बाकी थे उन्हें वह किसी प्रकार के शारीरिक उद्योग में बिताना चाहता था। तभी उसके भाई ने आकर सूचना दी कि मास्टर साहब आ गए हैं। मास्टर साहब जॉन गैस नामक एक अमेरिकन थे और शेखर उन्हें सदा मिस्टर गैस कहता था। आज यह देखकर कि मास्टर साहब के आने से उसके मनोरंजन में विघ्न पड़ा है, उसे मास्टर साहब पर क्रोध आया। कमरे की ओर जाते जाते उसको एक शरारत सूझी। दूसरे शब्दों में उसे कविता की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। जब से शेखर की पुस्तक का निरादर हुआ था तब वे उसके मन में वह अपमान और उपहास खल रहा था और उसका निश्चय था कि कभी अवसर पाकर वह किसी विराट काव्य चेष्टा से अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पाएगा। आज एकाएक उसे विचार हुआ कि वह अवसर आ गया है। उसने जाना कि वह कवि है। मास्टर के सामने पहुंचकर शेखर ने सीखे हुए तोते की तरह नम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैस। गुड मॉर्निंग कहकर मास्टर साहब बैठ गए। शेखर, जिसकी धूप से चौंधियाई हुई आंखों के भीतर अंधेरा मालूम हो रहा था, धीरे धीरे टटोल कर स्टूल पर बैठा और बैठते ही बोला, मिस्टर गैस, मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। मिस्टर गैस ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा सुने तो। शेखर ने तत्काल कुछ गाती हुई आवाज में कहा, माई टीचर्स नेम इज मिस्टर गैस। इफ जी इज गॉन देन ही इज एन एस। इसका अर्थ था, मेरे गुरु का नाम मिस्टर गैस है, यदि जी हटा दिया जाए तो वे एस गधा हो जाएंगे। लगभग आधे घंटे बाद घर से मील भर दूर एक मौलश्री के बाग में बैठा हुआ शेखर अपने आरक्त गाल मल रहा था और संसार की न्यायहीनता को रो रहा था। पिता से पिटता हुआ वह यहाँ तक भागा था और जब वे पीट कर लौट गए थे तब यहीं बैठकर सोचने लगा था। विवश क्रोध के बीच जब उसे याद आता था कि वह कहाँ है, तब वह एक आधा फूल तोड़कर सूंघने लगता था और फिर विचार में डूब जाता था। भाई बहन होकर भी बहुत देर तक अपरिचित रह सकते हैं, बल्कि जीवन भर अजनबी रह सकते हैं। शेखर ने भी अपनी बहन को बहन की तरह लगभग 6 वर्ष की आयु में जाना था, और वह भी तब जब उसकी एक और शिशु सखी ने उसे सिखाया था कि बहिनापा होता क्या है। वह सखी थी शशि। शेखर ने शशि को
पहले पहल तब देखा था जब उसकी आयु कोई 4 वर्ष की थी और शशि की 3 से कुछ अधिक। शशि की माँ विद्यावती शेखर की माँ की बहन लगती थी और इसी नाते अपनी लड़की के साथ उनसे मिलने आई थी और उनके पास ठहरी थी। जिस समय वे पहले पहल आई उस समय शेखर सोया हुआ था। सवेरे उठकर उसने देखा उसकी खाट से कुछ ही दूर एक दूसरी खाट पर एक लड़की बैठी है और जिज्ञासा भरी आंखों से उसकी ओर देख रही है। तभी उसकी माँ ने कहा, शेखर, यह तुम्हारी बहन है। शेखर ने नहीं माना। यद्यपि वह कुछ बोला नहीं। भला यह भी कोई बात है कि कोई कह दे तुम्हारी बहन है और वह बहन बन जाए। यह सरस्वती है, वह शेखर की बहन है। जब से वह जानता है तब से उस घर में रहती है, उसके साथ खेलती है, पिता से डांट खाती है और गुस्से में आकर उसे पीटती है। और यह शेखर ने मन में अपने को शशि से मार खाते हुए कल्पना करने की चेष्टा की और फौरन मन ही मन बोला और उसने जान लिया कि कोई लाख कहे शशि है, उसकी बहन नहीं। थोड़ी देर बाद शेखर की माँ ने कहा, आओ तुम दोनों नहा लो, और उन्हें स्नानागार में ले जाकर बिठा दिया। शेखर का नहाने का ढंग यह है कि स्नानागार में पानी बहने के लिए जो नाली है उसे कपड़े से बंद कर देता है और जब दहलीज तक पानी भर जाता है तब उसमें उछल कूद करता है। आज भी उसने इसी प्रकार पानी भरना आरंभ किया। शशि एक कोने में खड़ी उसे देखने लगी। शेखर ने उसे ध्यान भी नहीं दिया। पानी भर गया, शेखर नहाने लगा। शशि फिर भी वहीं खड़ी रही। तभी शेखर की माँ फिर आई और शशि को एक छोटा सा पीतल का लोटा देते हुए बोली, ले तू इससे नहा, और चली गई। शशि जब अपने छोटे छोटे हाथों में लोटा थाम कर नल से भरने लगी तब शेखर उसके पास आकर रुष्ट स्वर में बोला, यह लोटा मेरा है। शशि अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसकी ओर देखने लगी। ना बोली ना हिली, पानी भरती रही। शेखर ने और आगे बढ़कर कहा, मेरा है, दे दो। शशि ने कुछ पीछे टलते हुए कहा, नहीं, मैं नहाऊंगी। दो कहकर शेखर उस पर झपटा, लोटा छीन लिया और बात की बात में शशि के माथे पर दे मारा। शशि चिल्लाई, माँ, और रोने लगी। इसके साथ ही इसको यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर इससे आगे अगली वीडियो में।